नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज के नए टॉपिक पर आप सभी का स्वागत है। मैंने कल आपको इस प्रश्न का जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा था कि शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब है यकृत। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण 26 प्रश्न करेंगे। यह क्लास अग्निवीर, रेलवे, एसएससी, स्टेट बैंक, फोर्थ ग्रेड, रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। यह जीव विज्ञान, बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको हूबहू आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले सवाल के ऊपर। प्रश्न नंबर है पहला, कौन सा पदार्थ से कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, पित्त। सवाल नंबर 2 है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। जो हमारा भोजन का जो पाचन होता है शरीर के अंदर, तो पाचन करने के लिए बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन चारों में से कौन सा पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको HCl भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रश्न नंबर 3 है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र होता है। पाचन तंत्र जिस यंत्र से जांचा जाता है उसका क्या नाम है। उसका नाम यहाँ पर होएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्कोपी। आपने कई बार नाम सुना होगा किसी से कि यार मेरा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया है, पाचन तंत्र बिगड़ गया है, तो मैं डॉक्टर के पास एंडोस्कोपी करवाने जा रहा हूँ। एंडोस्कोपी पाचन तंत्र की जांच करता है। प्रश्न नंबर 4, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमें ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा कैसे मापी जाती है, कैलोरी में, केल्विन में, फैट में, प्रोटीन में। इसका सही जवाब है कैलोरी है। और हमें कितनी कैलोरी कितने भोजन से प्राप्त होती है, इसकी सारी जानकारी मैंने कल के वीडियो में दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पूर्ण विकसित हो जाता है कहलाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पूर्ण विकसित हो जाता है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसको हम अगर 25%, 20%, अगर उसको आधा अगर उसको हम आधा भी कर देते हैं, ऐसे ऐसे काट देते हैं, अलग कर देते हैं अगर ऐसे करके, तो भी वह पूर्ण विकसित हो जाता है। तो ऐसा कौन सा अंग है, वह है जिगर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। मानव शरीर का जो कंठ होता है उस कंठ को क्या जाता है। अनुनादक तंतु, स्वोपदेशी तंतु, वायस बॉक्स, थायरोटिटेनाइड। तो इस ऑप्शन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायस बॉक्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका सीधा सा उत्तर है, अगर आप सोचेंगे और आप यकीन मानिए, आपको कुछ प्रश्न ग्रुप डी में ऐसे कि ऐसे ही कुछ हाई लेवल के होंगे और कुछ इजी लेवल के होंगे, कुछ नॉर्मल लेवल के होंगे। जो बिल्कुल साधारण लेवल के होंगे वह इसी प्रकार के होंगे, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होते हैं। मुंह से खाना जाता है अंदर, अमाशय में जाता है, यकृत में जाता है, परंतु हमारा भोजन ऑप्शन नंबर बी, हृदय में नहीं जाता है।
इसलिए हमारा उत्तर सही होगा यहाँ पर बी। ऑप्शन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? मछली में, मानव में, तेंदुआ में और घोड़ा में। तो यहाँ पर मछली के अंदर ऑप्शन नंबर ए, मछली मछली के अंदर होमोटोड दांत पाए जाते हैं। सवाल नंबर 9, डिओडेनम का भाग है। डिओडेनम, जैसे कि डिओडेनम जो होता है वह किसी से जुड़ी हुई होती है, तो वह ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? जो हमारी जीवान है, जो जीवान है, इस जीवान के ऊपर जब आपने देखा होगा कि हमारी इस प्रकार से जीवान रहती है, तो इस जीवान पे ऐसी छोटे 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 आपने डॉट देखे होंगे, ये ऐसे डॉट, ये इस प्रकार के डॉट देखे होंगे। तो ये सवाल में पूछा जा रहा है कि इन डॉट की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए, इन डॉट की संख्या होती है 2 से 8,000 तक। दो दो से दो से सॉरी दो से ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8,000 तक। ऑप्शन नंबर 11, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक, गुदा तक, ये गुदा है, गुदा तक मीटर लंबा होता है, यानी कि कितना मीटर लंबा होता है? ऑप्शन नंबर डी, 9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है भोजन के संबंध में? तो भोजन एक रासायनिक, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यानी कि बिल्कुल सही बात है, भोजन रासायनिक क्रियाएं देता है। यह जैविक पदार्थ होता है, बिल्कुल सही बात है। यह हमें ऊर्जा देता है। जब हम किसी थकान को महसूस करते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं बची, उस समय अगर हम खाना खा लेते हैं तो बॉडी के अंदर हमारे ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। परंतु यह एक अजैविक पदार्थ, यहाँ पर जो दे रखा है यह एक अजैविक पदार्थ है, यह एक अजैविक पदार्थ नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें। सवाल नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतःग्रहण के द्वारा, अंतःग्रहण के द्वारा, पाचन के द्वारा, आत्मसारकरण के द्वारा, निष्कासन प्रक्रिया के द्वारा। तो हमारा आहार नली में भोजन अंतःग्रहण के द्वारा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भोजनालय की दीवारों के संकुचन और प्रसारण डैश डैश को गति कहा जाता है? क्रमाकुचन, जठर संबंधी, दोलनी, पित्त। इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमाकुचन के द्वारा। भोजन जो भोजनालय, जो हमारा पेट है, इस पेट के अंदर जो भोजनालय है उसकी जो दीवारें हैं, यानी कि एक कोठी समझ लो आप, एक बॉक्स समझ लो, जो बॉक्स की दीवारें हैं, बॉक्स की दीवारों में संकुचन, संकुचन यानी कि उसको मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना और फैलाव वाली जो गति है, उस गति को क्रमाकुचन कहा जाता है। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? जैसे कि जो हम खाना खाते हैं तो जो जीभ के यहाँ से जो आहार नली लगी हुई रहती है, जो छोटी आंत तक, बड़ी आंत, आमाशय सब जगह जाती है, उस आहार नली का भाग नहीं है। इनमें से कौन उस आहार नली का भाग नहीं है? तो इसमें से
मुख गुहिका, मुंह के यहीं से खाना शुरू होता है, पित्ताशय पित्ताशय में जाता है, छोटी आंत से जाता है, छोटी आंत के बाद में ही बड़ी आंत में जाता है। परंतु यहाँ पर वायु कोशिका का कहीं से कहीं तक रोल नहीं है। वायु कोशिका सिर्फ और सिर्फ श्वसन प्रक्रिया में O2 और CO2, बस इसको इन इसको आउट करने का ही काम करती है वायु कोशिकाएं। लार में एंजाइम होता है। जो हमारी लार होती है उस लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आपने देखा होगा कि हमारी लार के अंदर एक चिपचिपा सा पन आता है, और वह चिपचिपा सा पन लगभग अगले 15 से 20 मिनट तक हमें महसूस होता है। वही लार जो होती है, उस लार के अंदर एक एंजाइम होता है, वह उसी एंजाइम का नाम आपसे पूछा गया है। उस लार के एंजाइम को क्या कहते हैं? लिगेज, लिगेज, प्रोटेज, एमाइलेज, लाइपे। तो उस लार के एंजाइम को यहाँ पर लाइमेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लाई एमाइलेज कहा जाता है। एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो हमारे भोजन के पाचन में भाग लेता है। प्रश्न नंबर है 17। एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। एंजाइम जो होता है, एंजाइम डॉट डॉट टाइलिन में पाया जाता है। इनमें से कौन है जो टाइलिन में पाया जाता है? लार है, अग्नाशय रस है, आमाशय रस है, आंत्र रस है। तो इस 17वें सवाल का सही जवाब होगा लार। ऑप्शन नंबर ए। ए जो है, यह ए लार एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। सवाल नंबर 18। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन में, ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, या वसायुक्त अम्ल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वसायुक्त अम्ल। वसायुक्त अम्ल में यहाँ पर पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तन कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज वगैरह, अनाज जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कई प्रकार की सामग्री हम खाने में खाते हैं, तो उसमें से हमें कुछ ऐसे रहते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ से हमें प्रोटीन मिलता है, कुछ से हमें विटामिन मिलता है, कुछ से बाकी विटामिन मिलता है। तो जो मोटा अनाज होता है उससे भी मिलता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे गेहूं अनाज वगैरह। तो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तन कर दिया जाता है वसायुक्त अम्ल में। ऑप्शन नंबर, तो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर ग्लूकोज में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसका माफी चाहेंगे हम आपसे, किसी कारणवश गलती हो गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 100% सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 100% सही होगा। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन कर दिया जाता है। पित्त के कार्य को कहा जाता है पाइसीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, निष्पादन। पित्त के कार्य को ऑप्शन नंबर ए पाइसीकरण कहा जाता है। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। इसमें से कौन सा एमिनो एसिड में परिवर्तन करता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन। पाचन के दौरान पीठ की पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, हमने उसको सुधार दिया है। पाचन के दौरान पित्त में भूमिका होती है। तो पाचन के दौरान पित्त में किसकी भूमिका होती है? वसा का अवशोषण की, वसा का परिसीकरण की, वसा उत्सर्जन की, वसा पाचन की। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी
वसा का परिसीकरण, वसा का परिसीकरण होता है, उसमें पित्त की भूमिका होती है। परिसीकरण का मतलब हमने कल के वीडियो में बताया है, आप हमारा कल का वीडियो जाकर के देख सकते हैं। सवाल नंबर 22, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल को कहा जाता है। जो मनुष्य होता है उसके जो पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल को क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एटाइसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमने शायद पहले या दूसरे प्रश्न में आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl भी कहा जाता है, वही हमने यहाँ पर मेंशन करके आपको बताने की कोशिश करी है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, इसी से उत्सर्जित होता है। प्रश्न नंबर 23, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के कारण को बताइए। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के कारण को बताइए। जो हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो पाचन की प्रक्रिया है उसके दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होती है वह ऊर्जा किस से किस की ओर परिवर्तन होती है? क्या वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होती है? क्या वह रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होती है? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में होती है? या प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होती है? इन चारों में से कौन सा सही है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद में जो हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा किस से किस में परिवर्तन होती है? तो जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, खाद्य पदार्थ सारे हमारे रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, जो हमने आपको पहले बताया था, रासायनिक में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा जो हमें हमारी बॉडी को ऊष्मा देता है, तो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 24, को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी चोटी हाथ की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जो शाकाहारी होते हैं उनको लंबी छोटी हाथ की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए आवश्यकता होती है? क्लोरोप्लास्ट को, सेल्यूलोज को, कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को? तो इनमें से हमारा सही उत्तर होगा सेल्यूलोज को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग होता है, कंठनली, नासा गुफा, ग्रास नली या ग्रसनी? इस सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप आपकी कोई भी हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं। यकीन मानिए आप मेरा कि वही सिर्फ आपको मैं कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यह प्रश्न मैं कहीं पुराने एग्जाम और कुछ चुनिंदा जो बुक्स होती हैं उन बुक्स के अंदर से इधर उधर से करके लेकर के आया हूँ। आपको मैं सीधा बना बनाया मटेरियल दे रहा हूँ। जो पाचन तंत्र का जो मैं टॉपिक करवाऊंगा इसमें कम से कम मैं आपको एक क्लास और लेकर के आऊंगा। कम से कम मैं आपको एक पाचन तंत्र के 80 प्रश्न करवाऊंगा। यह सारे प्रश्न आपके रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, एसएससी, स्टेट बैंक, चतुर्थ श्रेणी, रीट और जो तमाम प्रकार की जो भर्तियां होती हैं उन सब में ही यह क्लास आपके लिए अति आवश्यक है और अति महत्वपूर्ण होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के वीडियो में।